सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देना चाहूँगा और आप सब लोगों को भी। ऐसे वक्त में जब एक डर और खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा हो, जहां ये कोशिश हो रही हो कि लोगों को डराकर धमकाकर अपने घरों में बंद कर दिया जाए, वहां आपने एक जगह जमा होकर इस डर और खौफ की पॉलिसी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाकर ऐसी ताकतों को ये जवाब दिया है कि आप कितना ही डर और खौफ पैदा करना चाहें, हम वो नहीं हैं जो डर जाएं। हम आपके हर जुल्म सितम का मर्दाना वार मुकाबला करेंगे और उसे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आप सब लोगों का मुबारकबाद। इतनी सर्दी के बावजूद जहां यकीनन चलना दुश्वार है, आप सब लोग जमा हुए। ये हिम्मत, ये पंजाब का हिस्सा है। इनकलाब की जो एक रिवायत है, इनकलाब की जो ट्रेडिशंस रही हैं इस सरजमीन की, वो आज भी ज़िंदा हैं और हमेशा ज़िंदा रहेंगी। कहाँ से शुरू करूं? मुझे एक फ़ारसी का एक शेर याद आ रहा है कि वो तन हमा दाग दाग शुद पंबा कुजा कुजा बनहम, कि जिस्म मेरा पूरा जिस्म दाग दाग है, पूरा जिस्म बदन पे हर जगह जख्म है। अब फाया रखूं तो कहाँ कहाँ रखूं, जब मरहम रखूं तो कहाँ कहाँ। आज यही सूरत हाल है। कमेटी फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ जुड़े होने की वजह से आमतौर से तो ये काम होता है कि हम जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, संघर्ष करते हैं और लोगों को जेलों से छुड़ा के लाते हैं। लेकिन 25 दिसंबर 2015 एक अजीब माहौल था, जब बजाय इसके कि किसी को जेल से छुड़ा के लाएं, मैं एक साहब की एक वसंता के साथ उनके हस्बैंड साईं बाबा को जेल भेज रहा था। अजीब माहौल था। दिल्ली के एयरपोर्ट पर मैं साईं बाबा को जेल के लिए भेज रहा था, एक ऐसे शख्स को जो 90% डिसेबल्ड। लेकिन वसंता ने आपको एक कहानी सुनाई, किस तरह से शुरू से अब तक हुआ है। अगर आप साईं बाबा के अरेस्ट को, इस पूरे केस को देखें, जब आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले मई के महीने में साईं बाबा के घर पर छापा पड़ा, उस वक्त भी जब छापा डाला गया तो जो वारंट लेकर महाराष्ट्र पुलिस आई थी, वो वारंट उनके घर पे उनके किसी पॉलिटिकल गतिविधि का या किसी और चीज़ के लिए नहीं था। वारंट लिया गया था कि महाराष्ट्र में कोई चीज़ चोरी हुई है, उस चोरी की चीज़ों को रिकवर करने के लिए उनके घर पे छापा डाला गया। मजिस्ट्रेट का जो वारंट लिया गया था वो चोरी का, स्टोलन आर्टिकल्स की रिकवरी के लिए, उनके घर से चोरी की चीज़ों को रिकवर करने के लिए छापा डाला गया। आए थे स्टोलन आर्टिकल्स की रिकवरी के लिए
और कर गए चोरी। आए थे, वहां से उनका फोन, उनके कंप्यूटर्स, उनका लैपटॉप, उनके जो हार्ड डिस्क थी घर में, वो सब उठा के चोरी करके ले गए। जब छापा पड़ा तो प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी के अंदर छापा पड़ा, 100-150 प्रोफेसर्स आके जमा हो गए। ये सामान उठा के ले गए पॉलिथीन में। 100-150 प्रोफेसर्स जमा हैं, किसी प्रोफेसर से दस्तखत तक नहीं करवाए, पढ़वाया नहीं कि हमने ये चीजें ले जा रहे हैं। कुछ दूर जाकर नाई की एक दुकान है, वहां से उस बेचारे जो अनपढ़ नाई है उसको उतारा और कहा कि इस पर दस्तखत कर दो। कोर्ट को तो ये चाहिए था कि उनके खिलाफ एक्शन होता जो साईं बाबा को, साईं का बाबा के घर पर झूठ बोलकर उन पर छापा मारा था। अब उसके बाद एक केस के साथ उनको जोड़ा गया महाराष्ट्र में। जब जब पुलिस ने चाहा कि साईं बाबा से बातचीत हो, साईं बाबा का इंट्रोगेशन हो, उनसे पूछगछ हो, जब जब उन्होंने चाहा, साईं बाबा हमेशा तैयार रहे, हमेशा उन्होंने कोऑपरेट किया। जब उन्होंने वक्त चाहा घर पर 1-1 घंटे नहीं, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे उन्होंने इंट्रोगेशन किया, कभी नहीं गए। ये सब होने के बावजूद साधारण तरीके से आकर साईं बाबा को गिरफ्तार नहीं किया, दोबारा वही काम किया, साईं बाबा को अगवा किया गया। सनसनी पैदा करने के लिए साईं बाबा एग्जामिनेशन सेंटर से अपने घर लंच के लिए आ रहे थे। बीच में उनकी गाड़ी पर धावा बोलकर उनको किडनैप कर लिया। घर वालों तक को इत्तला नहीं, लोकल पुलिस को इत्तला नहीं। शाम को, रात में घर को फोन आता है कि हम महाराष्ट्र पुलिस साहब साईं बाबा को लेकर चले गए। कोई वारंट नहीं। एक डिसेबल्ड पर्सन जो हमेशा आपसे कोऑपरेट करता रहा, उसको इस तरह से अगवा करने की क्या जरूरत, वो भी विद इन यूनिवर्सिटी कैंपस से आप उठा के ले जा रहे। शायद इसलिए कि अखबार में जब इस तरह की खबर आई कि साईं बाबा को इस तरह से गिरफ्तार किया गया, तो अखबार वो जो पोर्ट्रे करना होता है कि एक बहुत बड़े आतंकवादी को, एक बहुत बड़े टेररिस्ट को, एक बहुत बड़े माविस्ट को जो हमला करने जा रहा था, उसको गिरफ्तार कर दिया। अजीब तरह की जो मेंटलिटी हो गई है इस सब, और उनको यहां से ले जाकर जिस तरह से ट्रीट किया गया, जो उन्होंने कहानी सुनाई, किस तरह से एक ऐसे आदमी को जो कुछ भी नहीं खुद कर सकता हो, जो नेचर कॉल को रेस्पॉन्ड नहीं कर सकता हो खुद से, उसके लिए उसे हेल्प चाहिए, उसे आप एक कोने पर छोड़ दीजिए, इग्नोर करके छोड़ दीजिए, वो उसके लिए बहुत बड़ी सजा। यहां तो इसको बंडल करके आप ले गए थे, मुस्तकिल टॉर्चर करते जा रहे। पूरी इस चीज को देखें कि किस तरह से ये हो रहा है। ये असल में एक साईं बाबा का मसला नहीं, एक व्यक्ति का मसला नहीं। एक व्यक्ति भी समाज में बहुत बड़ी वक़्त रखता है, क्योंकि उसी से समाज बनता है, लेकिन ये उसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। इस वक्त जो मामला है वो मामला है डेमोक्रेटिक वैल्यूज का, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का, और मामला है फाशिज्म का। डेमोक्रेसी ये नहीं होती है कि एक सरकार बहुत बड़े वोटों के मार्जिन से जीत कर आ जाए, एक व्यक्ति बहुत सारे वोट लेकर आ जाए और सरकार बना ले। ये डेमोक्रेसी नहीं हुआ करती, इसी का नाम डेमोक्रेसी नहीं है। अगर सिर्फ यही डेमोक्रेसी होती तो हम हिटलर को फाशिस्ट नहीं कहते। हिटलर थंपिंग मेजॉरिटी से जर्मन पार्लियामेंट में पहुंचा।
उसके डेमोक्रेसी के कुछ और नॉर्म्स, डेमोक्रेसी के कुछ इंस्टीट्यूशंस जिनके बलबूते पर वो चलती है, जिनके बलबूते से उसे डेमोक्रेसी कहा जाता है। आज उन सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस को देखिए, वो सब खोखले हो गए। ऐसे सिस्टम में जो आखिरी सहारा होता है, आखिरी गुंजाइश होती है, आखिरी उम्मीद होती है लोगों के लिए, वो होती है जुडिशरी। वो इंस्टीट्यूशन भी खोखला हो चुका है। यह अलग बात है कि हम सब चुप्पी साध लेते हैं, खामोश हो जाते हैं, ये सोचकर कि कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए, लेकिन सच्ची बात यह है कि वो खोखली हो चुकी है, उसमें कुछ दम नहीं है। आज बाबू बजरंगी और माया कोडनानी, जिनको सरकार, जिनको अदालतें ये साबित कर चुकी हैं कि दोषी हैं, एक नहीं हजारों लोग उनके कत्ल के दोषी हैं, उन्हें जमानत मिल सकती है, वो जमानत पर बाहर घूम सकते हैं। लेकिन साईं बाबा, जिसके खिलाफ आप कोई भी इल्जाम सिद्ध नहीं कर पाए हैं अभी तक, जिसका अभी ट्रायल भी पूरा नहीं हुआ है, उसको जो सेहत के आधार पर, मेडिकल बुनियादों पर जो जमानत मिली हुई है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, उसे भी आप कट शॉर्ट करके वापस भेजते हैं। और जब उसे कट शॉर्ट किया जाता है, एक सिंगल बेंच जज, एक सिंगल जज बेंच जो है, एक डिवीजन बेंच का फैसला रद्द कर देता है, जुडिशियल इनडिसिप्लिन। वो हिचकिचाता नहीं है, फौरन उसको और 48 आवर्स में वापस आने की बात करते हैं। इस मुल्क जो दुनिया में सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन अर्थ होने की बात करता है, कहता है कि दिस इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन अर्थ, उसमें जो कवानीन बने हुए हैं, कानून जो बने हुए हैं, जिस कानून के तहत आज साईं बाबा अंदर हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, UAPA, ऐसे कानून की गुंजाइश किसी डेमोक्रेसी में नहीं हो सकती है जो आपके मौलिक अधिकार को आपसे छीन लेता है। अगर किसी भी डेमोक्रेसी में अफस्पा जैसे कानून, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ऐसे कानून की गुंजाइश कहां से हो सकती है जहां आप एक इंसान की जिंदगी छीन ले, सिर्फ इस बुनियाद पर कि आपको शक था, शक की बुनियाद पर आप इंसान की जान ले सकते हैं। क्या ऐसे कानूनों की किसी भी डेमोक्रेसी या किसी भी सेटअप में गुंजाइश हो सकती है? यहां अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की बात होती है। मैं इसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट नहीं कहता, मैं कहता हूं ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोटेक्शन एक्ट। ये कानून इसलिए बनाया गया है कि सरकारी कॉरिडोर्स में बैठे हुए लोग, उनकी जो इलीगल एक्टिविटीज हैं, उनकी जो अनलॉफुल एक्टिविटीज हैं, उनकी जो एक्टिविटीज हैं जो लोगों के खिलाफ हैं, उनको इस मुल्क को प्लंडर और लूट की जो एक्टिविटीज हैं, उसके खिलाफ जो लोग आवाज उठाएं, या उसके खिलाफ जो लोग पोटेंशियल हैं जो इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो, उनको गिरफ्तार करो और अनलॉफुल एक्टिविटीज को प्रोटेक्ट करो। ये कानून इसलिए बना, इसलिए ये कानून अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन नहीं, प्रोटेक्शन एक्ट। ऐसे कानून, और आगे चले, अगर आपको कोई ये कह दे कि साहब आपने गलत किया, तो उसको उठा के भी उसको भी अंदर लाइए, कोशिश कीजिए। अरुंधति रॉय ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उसने साईं बाबा की कंडीशंस के बारे में बात की। ये कहा कि जुल्म हो रहा है एक इंसान पर, लेकिन जुडिशरी को लगा कि भाई ये भी नहीं होना चाहिए, कहीं से कुछ मुनमा, कुछ कोई कान में कुछ हो रहा है,
उसको भी लपेटो।